तो नमस्कार, आप देख रहे हैं bindiatv.com और मैं हूं आपके साथ पुष्पराज द्विवेदी। आज हम आपको बताएंगे, बात करेंगे बांग्लादेश के विभाजन के बारे में, या पाकिस्तान की जो हरकतें थी उस समय, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जानकारी काफ़ी पुरानी हो गई है, जो सब हर व्यक्ति तक पहुंची भी नहीं थी उस समय भी। उस समय मीडिया के इतने संसाधन नहीं उपलब्ध थे, या कि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ था। ये सन 1970 की बात है। सन 1970 में पाकिस्तान में शेख मुजफ्फर रहमान का शायद आप लोग नाम सुने होंगे। वो पूरे पाकिस्तान में चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए थे उस समय। वो जब जीत गए वो, तो पश्चिमी पाकिस्तान वो क्या था कि पश्चिमी पाकिस्तान के थे, और बाकी जो नेता होते थे वो पूर्वी पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान दो टुकड़ों में था उस समय। पश्चिमी इलाका अलग था, पश्चिमी जो था वो एक बड़ा इलाका था, और पूर्वी इलाका एक छोटा इलाका था जो बांग्लादेश अब है। तो जब वो 1970 में आपके चुनाव जीते, तो जो पाकिस्तान की आर्मी थी, उसके पहले वहाँ का व्यक्ति कोई चुनाव जीतता नहीं था। वहाँ से लोग सक्रिय होते नहीं थे। पाकिस्तान संसाधन सारे वहीं में थे, लेकिन उपयोग ये लोग करते थे। लेकिन जब वहाँ पे जीते वो, तो जीतने के बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे ही सरकार को भनक लगी कि वो चुनाव जीते, तो पूरी आर्मी पूर्वी पाकिस्तान में भेज दिया। अब उन लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। जो शेख मुजफ्फर रहमान थे, मुजीबुर रहमान थे, उनका निकलना मुश्किल हो गया। उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया वहाँ पे। और उनका एक वहाँ पे संगठन था, मुक्ति वाहिनी करके उनका एक संगठन भी था, जिसके बहुत सारे लोग मारे भी गए। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का इतना दबदबा था, इतना भयानक अत्याचार था कि वहाँ पे 30 लाख बताते हैं कि 30 लाख लोगों को कटवा दिया गया था। 30 से 40 लाख लोगों को जिंदा कटवा दिया गया था। 4 से 5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। उनके पति पत्नी, सब बच्चे, सबके सामने ये सब हरकतें हुई थी। ये पाकिस्तान की असलियत है। अपने ही देश में इतना बड़ा अत्याचार शायद आज तक कहीं भी नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा अत्याचार कि अपने ही देश में। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो इंसान की रूह कांप जाती थी उस मंजर को देख के। तो देश में इतना भयानक जुल्म कर रहा था। जुल्म का नतीजा यह हुआ कि अप्रैल 1971 तक भारत में लोग यहाँ पे शरण लेने आने लगे, भागने लगे वहाँ से, तो हिंदुस्तान में घुसने लगे। तो जब यहाँ आने लगे, तो हमारे यहाँ उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो उनको लोग बताए कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। और जब क्या होता है, जब किसी देश के अंदरूनी मामला, आंतरिक मामला होता है, तो उसमें बाहर का आदमी हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है। ये इंटरनेशनल फोरम में ये नीतियाँ बनती हैं कि यदि देश के अंदर का कोई तनावपूर्ण मुद्दा है, उस पर वही काम करेगा, उसी कंट्री काम करेगी, दूसरी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर यहाँ पे करीबन भारत में 10 लाख लोग उस समय यहाँ पे शरणार्थी बन के आ गए थे। फिर यहाँ उस समय क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर इन लोगों ने मारा। फिर जनरल फील्ड मार्शल जो थे, इंदिरा गांधी ने मानिक शाह से बात किया। उस समय यहाँ के मानिक शाह रक्षा मंत्री हुआ करते थे। मानिक शाह से बात हुई, कहा कि आप युद्ध कीजिए, हम आपको अभी इजाज़त देते हैं। जब यहाँ 10 लाख शरणार्थी आए, उन्होंने अपनी समस्या आया, तो इंदिरा गांधी ने तुरंत तैयार हो गई वो, और वो बोली कि हम आपको इजाज़त देते हैं, आप युद्ध करिए, अपने पड़ोसी को इस तरह मरते नहीं देख सकते हैं, और आप पूर्वी बांग्लादेश में हमला कर दीजिए। पूर्वी बांग्लादेश में हमला करने से क्या होगा कि जब हिंदुस्तान पूर्वी बांग्लादेश में हमला करेगा, तो जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी आर्मी है, वो वहाँ पे आएगी, क्योंकि फिर मामला बाहर का हो जाएगा, तो वो नहीं देख सकते हैं। तब मानिक शाह ने कहा कि हम नवंबर तक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था, शायद बारिश का मौसम था। और आपको पता है पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ बारिश और ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पारा माइनस में चला जाता है। उसी समय भारत रूस का एक समझौता हुआ था, आप लोगों को पता होगा, 1970 में ही।
तो समझौता हुआ था। अब पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर में बिठा दिए थे ये, चारों तरफ से सबसे सहमति ले लेके अदर देशों से बात कर करके उसको चारों तरफ से घेर लिए थे। अब बारूद के ढेर में अब चिंगारी कब लगे, चिंगारी लगने की यह दिक्कत थी। लगाए कौन? इत्तेफाक से चिंगारी पाकिस्तान ने खुद ही लगा दिया। हमारा मकसद पूरे पाकिस्तान से युद्ध करना नहीं था। इतना भयानक अत्याचार कर रहे थे पाकिस्तान वाले कि पूरी तरह मानवता को ही ख़त्म कर दिया। फिर भी भारत एक नई रणनीति लाया कि तभी पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़, आपको पता होगा आगरा हवाई अड्डे पे और कई जगह ताबड़तोड़ हमला करते गया। वो खुद ये गलती कर गया क्योंकि हिंदुस्तान घुस तो रहा था, उसको बचाना था उन लोगों को, बांग्लादेशियों को। लेकिन जब उसे पता चला, उसको गुमराह किए पाकिस्तान वालों को, तो वो खुद अचानक ताबड़तोड़ हमला करने लगा। और इस हमले से ये उसे पता नहीं था कि सारा नुकसान उसी का होना है। अड्डे पर तब ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एयरफोर्स में भी हमला करने लगा। तो इससे भारत भी सन्न रह गया कि अचानक कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ भी कर दे तो कैसे, आप तैयार तो थे नहीं आप। फिर सुबह एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया, सारे टैंक उड़ा। फिर यहाँ हिंदुस्तान एक्टिव हुआ। जब एक्टिव हुआ, सुबह एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट थे वो उड़े और फिर वहाँ से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया इन्होंने। पूरे पाकिस्तान के टैंक वगैरह सब कुछ तो उड़ा दिए थे। और पाकिस्तान अपने जवानों को तब तक नहीं ले गया, उनकी लाश को भी नहीं ले जा रहा था। जितने घुसे थे उनको तो मार डाले, उनको सबको मार दिए थे और टैंक सब नष्ट हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान उस समय उनकी लाश भी लेने को तैयार नहीं था। वो कहता था कि हमारे लोगों की लाश ही नहीं है, पता नहीं कौन है। 5 और चील कौवा उनको खाए। 5 दिसंबर 1971 को नेवी भी कराची पहुंच गई और पूरी कराची तबाह हो गया। अब जो युद्ध था वो तीनों तरफ से, तीनों दिशाओं से, क्योंकि जल थल वायु हर जगह से जा रहा था। तो उधर से नेवी गई और जब नेवी गई तो पूरा और तहस नहस हो गया। अच्छा, उन लोगों की तैयारी क्या थी कि विक्रांत को मारने के लिए गाजी पनडुब्बी उन्होंने भेजा था। उनके पास उस समय गाजी सबसे बड़ा हथियार था, सबसे अच्छा हथियार था गाजी। और अपने यहाँ विक्रांत हुआ करता था। तो विक्रांत को मारने के लिए गाजी पनडुब्बी भेज दिया पाकिस्तान ने। इसे बंगाल की खाड़ी में गिरा, उसने ये भेजा था पाकिस्तान ने कि इसे बंगाल की खाड़ी में गिरा देना है। मुक्ति वाहिनी ने सब कुछ तबाह कर दिया था, पहले ही सारी चीज़ें तबाह कर दिया था। दूसरी तरफ INS राजपूत चाहता तो गाजी को मार देता, क्यों ना हम गाजी को राजपूत के पास बुलाएं। लेकिन उन लोगों की रणनीति जो थी वो दूसरी थी। वो चाहते तो जो INS राजपूत था वो गाजी को मार सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं, क्योंकि गाजी आई थी विक्रांत को मारने, जो अपने यहाँ विक्रांत था। विक्रांत के बराबर उस समय कोई जहाज ही नहीं थे। तो जब वो आई तो इन लोगों ने क्या हुआ कि गाजी और राजपूत के पास बुलाए और उसको विशाखापट्टनम में भेज दिए। जो INS राजपूत था उससे विशाखापट्टनम भेज दिए और ये बताए कि राजपूत वहीं है, विक्रांत वहीं है, जबकि विक्रांत था कहीं और। अब गाजी को जो सिग्नल मिलता गया, गाजी राजपूत के पास बुलाए तो चारों तरफ ये खबर फैल गई कि PNS गाजी से पाकिस्तान विशाखापट्टनम जा रहा है और चारों तरफ ये खबर फैला दिया गया था। PNS गाजी जो है वो जाके वहीं बंगाल की खाड़ी में ख़त्म हो गई पूरी तरह से, जिससे गाजी से पाकिस्तान टूट गया। पूरे पाकिस्तान को बहुत बड़ा चपेट लगा था इससे। और यूनाइटेड स्टेट में मुद्दा उठा दिए कि भारत हम पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान जानते तो हैं हर मामले में आगे फड़फड़ाता रहता है। इंटरनेशनल फोरम में गया, वो मुद्दा उठाया कि भारत हम पर हमला कर दिया है। अब अमेरिका यूनाइटेड स्टेट में जब वो मुद्दा उठाया तो वहाँ पे ये बोला गया, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। जब कोई आदमी आपको समस्या बताएगा तो जो सुरक्षा आपके पास होगी वो तो आप देंगे ही उसको, तो वो 7वां बेड़ा भेज दिया। अब यहीं एक चीज़ पकड़ने की ज़रूरत है कि उसी समय हमारा समझौता रूस से हुआ था। तो जो 46 बेड़ा था वो रूस के पास था और रूस के सामने अमेरिका भी कुछ नहीं था। तो जब ये चीज़ें हुई, पता चला कि पाकिस्तान को अमेरिका ने ये चीज़ें दिया है 7वां बेड़ा, तो हिंदुस्तान उधर बात किया रूस से। तो जब रूस से बात हुई तो रूस ने अपना 40वां बेड़ा जो है वो भेज दिया, ब्रिटेन ने भी भेज दिया। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियाँ बाहर निकाल दी।
कि अब होगा युद्ध जितना बड़ा होगा। तो उसी समय रूस के साथ समझौता हुआ तो अपनी पनडुब्बियाँ तो दे गई थी। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक ढंग से की तरह ट्रीट करने लगा। अब ये हवा फैला दी गई कि एयरफोर्स से 4000 से 5000 लोग उतार दिए गए पूर्वी पाकिस्तान में। फिर गवर्नर के घर में ये लोग गवर्नर एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आप सरेंडर कर दो। 16 दिसंबर 1971 को ये हमारे इतिहास का 13वां दिन था। युद्ध जीत लिया था। 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था उस समय पाकिस्तान के 93,000 जो वहाँ के जवान थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और 16 दिसंबर तो करीबन 13 दिन ही युद्ध चला था। 16 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 13 दिन चला था लगभग। फिर आत्मसमर्पण कर दिया। इतनी बड़ी हार किसी देश की नहीं हुई थी तब तक क्या आज तक नहीं हुई है। मुक्ति वाहिनी अब स्वतंत्र हो गया था। ढाका उसकी राजधानी बनी। इंदिरा गांधी ने कहा कि शेख मुजर्रमुर रहमान उनकी शेख हसीना को अभी प्रधानमंत्री लेने गए थे एयरपोर्ट। आज ये पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप कर लिए हैं जो आपके ढाका वाले हैं। जब से बांग्लादेश उसी समय 1971 में बांग्लादेश का विभाजन करवाई इंदिरा गांधी और फिर उसका धीरे धीरे विकास हुआ। आज आप सब लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छे स्तर में, वो पाकिस्तान से भी आगे है। उसी का नतीजा है कि जो अभी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का क्या है कि वहाँ के भी लोग सारे संसाधन तो ये वहाँ से लेते हैं। जैसे मैं छोटी सी बात यदि उदाहरण बताऊँ तो हमारी राजधानी भोपाल है। यहाँ के लोगों को समझने के लिए, और आप सबसे ज़्यादा जो आपकी आय है, सबसे ज़्यादा जो आपकी रेवेन्यू है वो आप बिंद से लेते हैं और राजधानी भोपाल है। विस्तार वहाँ का, डेवलप वहाँ का करते हैं और रेवेन्यू यहाँ से लेते हैं। तो कुल मिला के उनकी ये कहानी थी कि बलूचिस्तान में सारी चीज़ें हैं, बाकी इधर पूर्वी पाकिस्तान में है क्या? ये रेगिस्तान है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो लोग वहाँ से लेते और उन्हीं को प्रताड़ित करते थे। वैसे भी वो किसी के सगे नहीं होते वहाँ पे, तो जो मिला उसी को काटने लगते हैं। और फिर इसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान क्या क्या किया। 26/11 हुआ, संसद भवन हुआ, पठानकोट हुआ, कारगिल हुआ, बहुत सारे बार हुए और पाकिस्तान ये करता ही रहता है। ये उसका काम ही है आए दिन का। आपको एक दिन कारगिल की कहानी सुनाता हूँ और पठानकोट की, इन सब की जानकारी थोड़ी थोड़ी लेके और इकट्ठा कर रहा हूँ। और इनमें एक शो बनाना है, 1-2 शो बनाना है जो कि अच्छे हों। और थोड़ी आवाज़ की दिक्कत आती है, क्लियर नहीं आ पाती आप लोगों तक, तो उसी के जुगाड़ पे हूँ कि कहीं अच्छे से। अब ये लॉकडाउन जब तक नहीं खुलता तो थोड़ी ज़्यादा समस्या है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जो भी जानकारी आपके काम लायक हो, है ना, उसे शेयर करें। बाकी पाकिस्तान की औकात तो सबको पता है कि क्या है। वो हारने के बाद भी अपने आप को हारा तो कभी मानता नहीं है। कोई भी व्यक्ति हारने के बाद भी नहीं मानता अपने आप को हारा। तो वो तो एक देश है, नहीं मानेगा कितना भी लात खाता रहे, और चारों तरफ से लात खाता रहता है। उसके यहाँ भारत में तो खैर भारत की भी स्थिति कोई ख़ास नहीं है। $50 मिलियन यहाँ लोग इन्वेस्ट करने में डरते हैं, तो वहाँ $5 मिलियन इन्वेस्ट करने में लोग डरते हैं, क्योंकि वो 5 मिलियन वहाँ डुबो देंगे। उनके पास तो और कुछ नहीं है, भूखे नंगे लोग हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। वो एक टुकड़ा छोटा सा, आप समझिए आपकी उसकी कितनी ताकत होगी। जहाँ 130 करोड़ की आबादी है, जब उसके ये हालात हैं तो वो तो बहुत छोटा है। और देश दुनिया की आज कोई इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं,
एक जानकारी ज़रूर थी, एक बहुत गंभीर मुद्दा था कि आज आपको पता होगा, राजस्थान में शायद आपने न्यूज़ देखा होगा, तो एक 60 साल की महिला थी जो काफ़ी बीमार थी। उसको हॉस्पिटल लाए उसके परिजन, तो उसको वेंटिलेटर ही नहीं मिला। वेंटिलेटर जबकि खाली पड़े थे, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं दिए। अब नहीं दिए तो जब उसने सवाल किया कि आखिर वेंटिलेटर क्यों नहीं दिए, वेंटिलेटर मिला क्यों नहीं, जब मीडिया वहाँ पे गई, क्योंकि आपको पता है कि जब तक कैमरा सामने नहीं होता तब तक तो ये अपने मन का कुछ भी बोलते रहते हैं साले। लगता है कि डॉक्टर से बड़ा सारा पद इसी के पास आया है, प्रदेश का प्राइम मिनिस्टर यही आया है। कुछ विभागों को मैं देखा हूँ, अब डॉक्टर के यहाँ चले जाएं तो डॉक्टर आपसे बहुत ढंग से बात करेगा, लेकिन जो डॉक्टर के यहाँ जो चपरासी होगा वो लगेगा कि डॉक्टर का बाप है, वो उसको पैदा करके उससे डॉक्टरी करवा रहा है, और वो बाप है तो बाहर क्लीनर का काम कर रहा है। ऐसा काम इनका रहता है। फिर 1 घंटे वेंटिलेटर न मिलने से उसकी मौत हो गई। बहुत बड़ा बवाल मचा। डॉक्टरों ने बोला कि आप किसी विधायक या किसी मंत्री से लिखवा के लाइए या फ़ोन करवाइए तो हम आपको वेंटिलेटर दे देंगे। अब 2019 के बाद विधायक, सांसद, साला नेता, मंत्री को कोई देखा ही नहीं तो उसका नंबर कहाँ से पाएगा। मैं रीवा का निवासी हूँ यार, मैं तो धड़ल्ले के साथ बोलता हूँ कि जिसमें हिम्मत हो वो हमसे बात करे, कमेंट करे हमें। मैं रीवा की बात करता हूँ। 10 लाख की आबादी में से 50 आदमी बता दें कि वो नेताओं से मिले हैं। 50 गरीब आदमी हमें कमेंट करके बता दें कि मैं मिला हूँ, आज मैं विधायक से मिला था, आज सांसद से मिला था। कभी भी मिले हो 2019 के बाद। तो ये तो है जिसको आप वोट देते हैं, उनके हालचाल। बाकी जो चीज़ें चलती ही रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कल से कुछ अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आपको कारगिल के बार के बारे में बताता हूं, फिर 26/11 का जानकारी देता हूं, संसद भवन में जो हमला हुआ उसकी जानकारी देता हूं। बहुत सारी कंटेंट लेके आ रहा हूं। कम से कम आप लोग देखें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग जुड़ते जाएँ। और काम तो मैं अपना जारी ही रखूँगा। लोग आए या ना आए उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास जितने लोग हैं वही बहुत हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि यदि मैं कोई लेक्चर देता हूँ या मैं कुछ बताता हूँ तो यदि उसको 50 लोग, 100 लोग भी यदि उसे सुनते हैं, वही बहुत है मेरे लिए। क्योंकि आज के डेट में किसी के पास समय नहीं है कि कोई 1 मिनट का समय अपना किसी को दे दे। और फिर मुझे 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, कोई वीडियो 600 लोग गए हैं तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और धीरे धीरे ग्रोथ होगा। तो मुझे उसी में खुशी है। लेकिन कह देता हूँ कि आप लोग शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो उसे सब्सक्राइब करने कर। और यदि आपको चैनल नहीं मिलता तो यूट्यूब में डायरेक्ट जाके bindiatv.com को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक में जाके पुष्पराज दुबे या कि bindiatv.com, उस पर भी जाके और आप विजिट कर लें उसके ग्रुप में, उसको लाइक कर दें, उसको आप लोग फॉलो कर लें उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें आते रहेंगी आगे पर डे जानकारी देता रहूँगा। और मैं तो सारा दिन यही करता हूँ, हर रोज़ 1 घंटे 2 घंटे किताब ही पढ़ता हूँ, वहाँ से जानकारी इकट्ठा करता हूँ, उसी को फिर शाम को लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जहाँ गलती होती है तो आप लोग बताएं, शेयर करें। अब जो मेरा वीडियो देख रहा हो तो मेरे परिवार का हिस्सा ही है, एक तरह से वो मेरा परिवार है। तो वो लोग तो बताएं, जो लोग वीडियो देखते हैं, जो अपना परिवार मानते हैं, वो तो हमें ये बताएं कि हमसे क्या गलती हो रही है, या कि और मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। शायद अभी स्टूडियो का अच्छे से तैयार नहीं हो पाया है, कुछ दिन में स्टूडियो तैयार हो जाएगा तो फिर वहाँ से बैठ के बातें होंगी, सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल घर में ही ऑफिस बना के काम चल रहा है। समय आ रहा होगा धीरे धीरे। चलिए, इसी के साथ आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।